दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो इस्तीफा हुआ है उसके कारणों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों उपराष्ट्रपति जी ने जो संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन जो अचानक से इस्तीफा दिया वो इस देश को हैरान करने वाला था और हर किसी को एक शौक सा लगा कि ये अचानक क्या हुआ और कैसे हुआ। तो इसके ऊपर लोग अपना अनुमान लगाते हैं कि शायद इस वजह से अपना अपना लोग अनुमान लगाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी कि उपराष्ट्रपति जी ने अचानक से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों अचानक कुछ भी नहीं होता है, अचानक कुछ भी नहीं होता है। हर चीज का एक बिल्डअप होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बिल्डअप होता है। तो जगदीप धनखड़ जी के बारे में जो मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं ये कह दूं कि हाँ मेरी 1-to-1 जगदीप धनखड़ से बात हुई है या बीजेपी के कई बड़े नेताओं से बात हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो सर्कमस्टांसेस दिखा रहे हैं, जो कुछ एविडेंस या जो कुछ एक्टिविटीज ऐसी चल रही हैं जिनसे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जगदीप धनखड़ की जो अति महत्वाकांक्षा है वो जागृत हो गई थी और वो सरकार के मंत्री की शिकायत दूसरे लोगों से करने लगे थे। पहले तो उन्होंने स्टार्ट किया वित्त सरकार के मंत्री की शिकायत, उसके बाद प्रधानमंत्री की शिकायत विपक्ष के नेताओं से, उसके बाद विपक्ष के नेताओं से अकेले में मिलकर सरकार को किस तरह डिस्टेबलाइज किया जाए इसके बारे में वो शायद प्रयास करने लगे थे। तो आइए एक एक करके जानते हैं। दोस्तों ये सब जानते हैं कि उपराष्ट्रपति सिर्फ एक सेरेमोनियल पोजीशन है, उनकी वैसे कोई सिर्फ एक संवैधानिक पद है, सिर्फ एक दिखावा के लिए। उनका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कि राज्यसभा की चेयरमैन के रूप में राज्यसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने का काम उनका मेन काम होता है। वैसे देखा जाए तो मतलब सीक्वेंस ऑफ पावर में वो नंबर 2 पे आते हैं इस देश में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उन्हें लगा कि बीजेपी ने, ये पहले मैं बता दूं, ये पहले बीजेपी के नहीं थे, ये पहले कांग्रेस के थे। इनके परिवार के अभी भी कुछ लोग कांग्रेस में हैं। तो ये करीब 2003 के आसपास बीजेपी ज्वाइन हुए थे और उसके बाद ज्वाइन करने के बाद ये बीजेपी का लीगल सेल को देखते थे। उसके बाद बीजेपी ने इन्हें प्रमोट करते हुए इन्हें पश्चिम बंगाल का गवर्नर भी बना दिया। तब से लोग इन्हें पहचानने लगे, वरना धनखड़ साहब को पहले कोई नहीं जानता था। ऐसा ही होता है। और कार्यकाल करने के मतलब राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद बीजेपी ने इन्हें उचित समय पर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी लड़वाया और बहुत अच्छे मार्जिन से इन्होंने जीत भी हासिल की। तो 2 टर्म में बीजेपी ने इन्हें एक ऐसे पोजीशन पर रखा जिनसे इनकी वैल्यू तो बढ़ी ही, इनकी महत्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी। और दोस्तों महत्वाकांक्षा बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जयेत, ये कहावत जो है ना वो रियल लाइफ में बहुत मायने रखती है। आपका महत्वाकांक्षी होना
अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना ये कई बार घातक सिद्ध होता है। तो इसी महत्वाकांक्षा के शिकार जगदीप धनखड़ सर हो गए। उन्हें लगा कि पावर ऑफ सीक्वेंस में वो नंबर 2 पे हैं, तो उन्हें कम से कम वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा नहीं तो कम से कम इनके इक्विवेलेंट तो मिलनी ही चाहिए। और उसके बाद उन्हें लगा कि जिस तरह से अनेक देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जिस तरह ट्रीटमेंट होता है, इस सेम वे ऑफ मतलब कि उनका भी ट्रीटमेंट होना चाहिए। जैसे अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे, तो उन्होंने जो विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं उनको कहा कि उपराष्ट्रपतियों हैं तो उपराष्ट्रपति टू उपराष्ट्रपति वो बात करेंगे, जबकि वो जान रहे हैं वो प्रोटोकॉल में है ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो भी उनके साथ बातचीत होती है उनकी ब्रीफिंग जैसे राष्ट्रपति को की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री को की जा रही है, सेम वे में उनके साथ भी ब्रीफिंग की जाए। उसके बाद वो ये चाह रहे थे कि उनके या उनके फैमिली को जितने भी उपराष्ट्रपति वाले सुविधाएं हैं वो मिलती रहे या मिलनी चाहिए, इसके लिए भी उन्होंने कहा। इसके बाद दोस्तों जब संसद का मानसून सत्र हुआ तो उन्होंने विपक्ष के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए राज्यसभा में विपक्ष का मोशन जो है इम्पीचमेंट ऑफ जस्टिस वर्मा, उनका जो है मोशन एक्सेप्ट कर लिया, जबकि सरकार का ये मानना था कि हम लोकसभा के थ्रू इम्पीचमेंट करेंगे। तो यहां पर भी सरकार के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इसके बाद दोस्तों जगदीप धनखड़ सर जो हैं वो विपक्ष के नेताओं से मिलने लगे, वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करने लगे। यहां तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की। अरविंद केजरीवाल तो वैसे ही मक्कार टाइप का आदमी है, वैसे मक्कारों से अगर आप अकेले में मिलते हैं तो और भी मुश्किल भरी बात हो जाती है। हालांकि धनखड़ साहब ने केजरीवाल से कहा कि आपकी इतनी अभी नहीं है, लेकिन आप अगर चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं तो शायद कुछ बात बने। शायद जगदीप धनखड़ भूल गए हैं कि चंद्रबाबू नायडू बीते समय में एनडीए को छोड़कर गए थे, तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ झेला है। इंडिया अलायंस के साथ में रहकर उन्होंने बहुत कुछ झेला है। उसके बाद वो सारे चीज झेलने के बाद वो फिर एनडीए अलायंस में आए हैं, और इस बार जो उन्होंने मतलब कि मुझे लगता है कि मोदी के साथ पक्का दोस्ती वो निभा रहे हैं और निभाएंगे। तो जगदीप धनखड़ को उन्हें लगा कि वो इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, वो शायद अगर किसी से बात करें तो हो सकता है कि एक मोदी विरोधी मोर्चा तैयार हो जाए। वो कितना इन्फ्लुएंशियल है दोस्तों ये कहने की बात तो नहीं है, लेकिन गलतफहमी हो जाती है तो किसी को भी हो सकती है। तो इनको भी अगर हो गई है तो क्या पता। उसके बाद दोस्तों इन्हें लगा कि ये अगर संघ के नेताओं से अगर मुलाकात करते हैं, उनसे कुछ नजदीकी बढ़ाते हैं, तो हो सकता है कि संघ के लोग ही संघ के पदाधिकारी सब ही नरेंद्र मोदी को कुछ समझा सकें या इन्हें पद से हटाकर किसी और को प्राइम मिनिस्टर बना सकें। तो दोस्तों इस लेवल की सोच जगदीप धनखड़ सर की हो गई थी, जो कि किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया, कौन सा भारत का सेकंड टॉप मोस्ट पोजीशन पे आपको पहुंचा दिया, आप को लोग जानने लगे। उसके बाद आप उन्हीं के लिए मतलब कि उनके पैर से जमीन खिसकाने की तैयारी में आप लग गए। ये तो सही नहीं है, और इसमें मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी की ही किस्मत खराब है कि जिन लोगों को वो ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं वही लोग उनके
लिए जमीन काटने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी का ही ये कुछ ग्रह चाल की प्रॉब्लम है। तो फाइनली देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश तो 2000 से ही चल रही है। ऐसा तो नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये कोई पहली साजिश थी। साजिश तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ चलती ही रह रही है। और सोचिए, 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी और नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे। कांग्रेस ने ऐसा कौन सा प्रयास नहीं किया कि नरेंद्र मोदी को अरेस्ट करके जेल भेज सकें। 8-8 घंटा, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा सीबीआई के सामने पूछताछ होती थी नरेंद्र मोदी से। सीबीआई वाले पूछते थे, इतना बोले हो, थक गए होगे, पानी पी लो। तो मोदी जी कहते थे, तुम पी लो भाई, हम ठीक हैं। तो इतना प्रयास किया गया, मोदी ही नहीं, अमित शाह के भी खिलाफ इतना प्रयास किया गया कि इन्हें किसी तरह किसी केस में फंसा दें, लेकिन इनका प्रयास असफल, हर लेवल पर असफल रहा। और ये जितना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई साजिश कर ले, इन्हें कुछ फंसा दें, तो दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है कि ये किसी कीमत पर इनको फंसा पाएंगे। नरेंद्र मोदी के फंसाने के चक्कर में ये लोग खुद फंस जाते हैं। अब जैसे धनखड़ साहब को ही देख लीजिए, चले थे मतलब कि करने क्या, और हो क्या गया, इन्हीं का इस्तीफा हो गया। तो नरेंद्र मोदी तो दूसरे पार्टी को मतलब कि क्रश करने में लगे हुए हैं। अब इनकी पार्टी में इनके खिलाफ अगर कोई षड्यंत्र करेगा तो सोचिए उसका क्या हाल होगा। तो दोस्तों मुझे यही लगता है कि धनखड़ के इस्तीफा के बारे में लोग कयास लगा रहे हैं कि इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से। लेकिन अगर धनखड़ का मतलब मानसिकता इस लेवल पे चली गई तो ये रियली में बहुत खतरनाक है। और बीजेपी को अब ये सोचना पड़ेगा कि बाहर के नेताओं को लाकर किसी पोजीशन पर बिठा देना कितना सही रहेगा, कितना सही नहीं रहेगा, ये अब फिर से सोचने की बात आ गई है। वरना बीजेपी बाहर से तो लोग बहुत आ रहे हैं, कांग्रेस से, इससे, उससे, दूसरे पार्टी से छोड़ बीजेपी ज्वाइन करते हैं। और बीजेपी उन्हें उचित सम्मान भी दे रही है, उन्हें उचित पद भी दे रही है। लेकिन उसके बाद जो लोग ऊंचे स्थान पे पहुंच रहे हैं वो बीजेपी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से बीजेपी को बचना चाहिए और उन्हें मतलब थोड़ा सा फिल्टर का जो कंडीशन है वो और भी कड़ा करना पड़ेगा, ताकि अच्छे लोग बीजेपी में आ सकें, जो बीजेपी की जो मेन विचारधारा है उसको समझ सकें, उसको एक्सेप्ट करें, तो ही बीजेपी में आए। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।